नमस्कार, मनी 9 के सभी दर्शकों का इस खास शो में स्वागत है। बात कर रहे हैं हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स की और आज इस खास शो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर की, अनिल अंबानी की पावर कंपनी, जिसको लेके इन्वेस्टर्स के मन में खूब उहापोह बनी रहती है, खूब पैसा लगाते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इस कंपनी में चल क्या रहा है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में रिलायंस पावर के शेयर में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है और अगर मैं आंकड़े देख के बताऊं तो ये अपने 52 वीक के हाई से इस वक्त लगभग 30% के लो पर चल रहा है। अगर और देखें तो आज जो है गुरुवार के दिन, लेकिन इसमें एक तेजी दिखाई दी है। शेयर लगभग 4% तक रिकवर हुआ है और 37.79 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। पिछले 4 दिन से ये शेयर लगातार इससे पहले गिर रहा था। अगर हम और देखें तो 9 दिन में की बात करें, अगर पिछले 9 दिन के ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें 6 दिन में ये गिर के बंद हुआ। इसमें 5 दिन में करीब 12% और 1 महीने में 15% की गिरावट दर्ज की गई। 3 अक्टूबर को ये शेयर लगभग 53 रुपये के ऊपर बंद हुआ था और ये इसका 52 वीक का हाई था। अब इसमें आज आखिर ऐसा क्या हुआ है गुरुवार को जो ये शेयर रिकवरी दिखा रहा है। इस तमाम पूरे रिलायंस पावर के शेयर के बारे में, उसके डेटा के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप जी के साथ। संदीप जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आखिर रिलायंस पावर में चल क्या रहा है? बहुत कुछ चल रहा है और इनफैक्ट इसको लेकर न्यूज़ फ्लो हमेशा रहता ही है, लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें काफ़ी रहता है। आप देखते हैं छोटे टिकट साइज वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें रिटेल निवेशकों की वैसे भी जो रुचि है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें तो न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। हाल फिलहाल आप देखें तो इसके नंबर्स आए थे, कल ही नंबर्स आए थे इसके दूसरी तिमाही के, और एक कंपनी घाटे से मुनाफे में लौटती हुई दिखी है। और मुनाफा आप देखिए इस कंपनी ने 2,878 करोड़ रुपए का पोस्ट किया है। पिछले साल आप देखें इसी तिमाही में इस कंपनी को घाटा हुआ था और घाटे का नंबर अगर आप देखेंगे तो वो आपको 238 करोड़ रुपए के आसपास का नजर आएगा। तो 238 करोड़ का घाटा, उसके सामने 2,878 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10 गुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली। कहाँ घाटा था, कहाँ मुनाफा होता वो दिखा है। तो वैसे तो लाइक टू लाइक गुना के हिसाब से सही नहीं होगा कहना, लेकिन हाँ बहुत बड़ा जंप इन्होंने अपने नंबर्स में दिखाया। लेकिन आप देखिए इसमें इनके जो रेवेन्यूज हैं उसमें करीब 7.25% के आसपास का ड्रॉप आपको नजर आएगा। 1963 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर रेवेन्यू का है, लेकिन उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। मुनाफा जरूर आया लेकिन रेवेन्यू घटकर आता हुआ। तो ये संदीप जी एक चीज़ बताइए कि रेवेन्यू घटा है और मुनाफा बढ़ा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यही समझने वाली बात है। मैं आपको यही समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या है कि ये जो पूरा मुनाफा आया है ना, इनको ये बिजनेस की वजह से नहीं, केवल वन टाइम गेन की वजह से हुआ है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका डीकंसोलिडेशन इन्होंने किया है इस तिमाही में, ये जो नंबर्स आए हैं उसमें, जिस वजह से इनको 3,230 करोड़ रुपए का एक वन टाइम गेन, एक मुश्त मुनाफा होता वो दिखा है, जिस वजह से आपको 2,878 करोड़ रुपए का मुनाफा नजर आएगा। 3,230 करोड़ का वन टाइम गेन और मुनाफा हुआ 2,878 करोड़ रुपए का, यानी कि अगर ये नंबर हटा दें तो आपको घाटा ही नजर आएगा। तो आप ये मत समझिए कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। नेट नेट आप एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे तो ये कंपनी आपको अभी भी घाटे में ही नजर आएगी। अब जो डीकंसोलिडेशन हुआ है वो आखिर ऐसा क्या हुआ है? देखिए जब डीकंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन हम आमतौर पे बात करते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा कंसोलिडेटेड मुनाफा, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, लेकिन ये डीकंसोलिडेशन जो हुआ है वो आपको समझाते हैं। देखिए कोई भी जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसके जो एसेट्स होते हैं, संपत्तियां होती हैं, उसकी देनदारियां होती हैं, उसकी जो इक्विटी होती है, अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में उसको सम्मिलित किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है तो हम उसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब इसका उल्टा कर दीजिए, अगर कोई कंपनी किसी की फाइनेंशियल पोजीशन में से बाहर निकल जाती है या उसमें से शामिल नहीं की जाती, उसको हटा दिया जाता है, तो वो डीकंसोलिडेशन किया जाता है। जो डीकंसोलिडेशन हुआ है उस वजह से इस कंपनी को 3,230 करोड़ रुपए का एक मुश्त मुनाफा या एक गेन हुआ है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि नंबर्स में इतना ज़्यादा आपको एक्शन दिख रहा है। अब ये सब्सिडरी है क्या? ये विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, VIPL नाम की इनकी सब्सिडरी कंपनी है, जिसके 3,872 करोड़ रुपए के कर्ज का इन्होंने सेटलमेंट किया है। जिस दिन सेटलमेंट किया था उस दिन भी हमने आपको रिलायंस पावर का स्टॉक आपके लिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ही कवर किया था। उस समय इस पे सर्किट लगते हुए नजर आ रहे थे, कई दिन तक लगातार इसमें सर्किट लगते हुए दिखे थे। अच्छी खबरें भी आई हैं और ये जो कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, VIPL, इसके लिए इन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दे रखी थी। और ये जो मामला है काफ़ी लंबा चल गया था, कानूनी विवाद हो गया था, क्योंकि CFM ARC नाम की एक कंपनी है जिससे इन्होंने कर्ज ले रखा था
और उस कंपनी ने इनके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया भी शुरू कर रखी थी। तो जितने भी कानूनी विवाद हैं वो इसके चलते अब ये हटते हुए दिखे हैं। 17 सितंबर से जो विदर्भ इंडस्ट्रीज है, कंपनी की सब्सिडरी नहीं रही, तो सारे कानूनी विवाद भी हट गए, ये कंपनी इनकी बुक से हट गई, फाइनेंशियल पोजीशन से हटती हुई दिखी। और 25 सितंबर को CFM ARC ने इनफैक्ट इनके खिलाफ जो दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर रखी थी उसको भी खत्म कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए ये सब्सिडरी कंपनी इनके पूरे ग्रुप से बाहर होती हुई दिखी, उसका निपटारा होता हुआ दिखा है, सारे जो मामले हैं वो भी हटते हुए दिखे हैं, जिस वजह से हमने देखा है कि ये कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है, लेकिन केवल वन टाइम गेन की वजह से। तो ये तो आपने पूरा जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसकी जानकारी दी, जो ARC वाला मामला था वो बताया। इसके अलावा कोई बैन वाला भी एक इश्यू था जिसकी वजह से शेयरों में कुछ खलबली दिखाई दी है? पिछले हफ्ते ही हुआ था, और इनफैक्ट आपको याद होगा रोजा पावर इनकी सब्सिडरी, उसका इन्होंने समय से पहले कर्ज का भुगतान किया था, लेकिन खराब खबर भी आई इनके लिए। वो खबर ये थी जो हमने आपको पिछले हफ्ते बताई भी थी कि SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इनको यानी कि रिलायंस पावर को, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस NUBESS नाम की, इस पर 3 साल के लिए बैन लगा दिया। ये दोनों कंपनियां यानी कि ये खुद जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस पावर और ये जो सब्सिडरी कंपनी है, दोनों कंपनियां अब SECI की ओर से जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं उसमें जो टेंडर खुलते हैं उसके लिए ये बोली नहीं लगा पाएंगे। दोनों कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया। क्यों लगाया गया हमने आपको बताया भी था उस समय, क्योंकि इन्होंने जो बैंक गारंटी जमा की थी, जो जून में जो टेंडर जारी हुआ था उसमें जब बिडिंग करती है सारी कंपनियां तो उसमें बैंक गारंटी जमा की जाती है, लेकिन जो बैंक गारंटी जमा की गई थी इस सब्सिडरी कंपनी की ओर से उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया था, ऐसा SECI की ओर से कहा गया, जिस वजह से इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इनफैक्ट इन दोनों कंपनियों के ऊपर 3 साल के लिए जो बैन है वो भी लगाया गया है। तो एक तरफ अच्छी खबरें आ रही हैं, ये अपने कर्ज का भुगतान समय से पहले कर रहे हैं, एक सब्सिडरी कंपनी को उन्होंने पूरी तरह से ही बेच दिया है, उसका पूरा डेट भी खत्म हो गया, उसका एक वन टाइम गेन भी आ गया, लेकिन उसके साथ साथ फ्यूचर को लेकर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी स्थिति आपको बिगड़ती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि रिन्यूएबल पर हर कंपनी का फोकस है। अगर SECI से नए ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगले 3 साल के लिए जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर थोड़ी सी चिंता का जो विषय है इस कंपनी को लेकर जरूर बना हुआ है। तो बिल्कुल आपने रिलायंस पावर को लेके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज़ें चल रही हैं वो आपने सारी बताई, लेकिन अब इस सब के बीच में एक बड़ी चीज़ ये पैदा होती है, जो एक इन्वेस्टर है, जो एक लेमैन इन्वेस्टर है, जो सोच रहा है कि रिलायंस के शेयर में क्या करें, शेयरों में गिरावट आई, फिर आज रिकवरी आई, आखिर एक आम इन्वेस्टर को इसमें करना क्या चाहिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है, और इनफैक्ट हर किसी के मन में आता है, जिसने 53 के ऊपर का लेवल देखा है, अब ये शेयर 37-38 के आसपास आ गया है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि 53 पे नहीं लिया, नीचे गिर गया है, क्या मैं ले लूँ, खरीदारी कर लूँ, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट है, छोटा टिकट साइज़ है, हर किसी ने देखा है कि जब चलता है तो सर्किट टू सर्किट चलता है। तो हमने संतोष मीना जी से बातचीत करी, स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च हैं। उनका ये मानना है कि 35 से 33 ये एक ऐसा जोन है जिसको आप डिमांड जोन के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी का इंटरेस्ट बनता है, यहाँ पे चाहें तो आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोली, उसने कंडीशन लगाई। कंडीशन ये है कि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप जोखिम ले सकते हैं, हाई रिस्क ट्रेडर हैं अगर आप, तो ही आप इसमें खरीदारी करके चलें। 33 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं तो फिर टारगेट के तौर पे जो लेवल्स बताए गए हैं स्टॉक को लेकर वो आए हैं 46 रुपये के आसपास के, यानी कि अगर आप 33 के आसपास खरीदते हैं तो ये स्टॉक ऊपर में 46 रुपये तक की जो चाल है वो आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और जो मौजूदा निवेशक है जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उनके लिए भी स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो 33 रुपये का ही निकल के सामने आता है। तो कुल मिला के फंडामेंटल से टेक्निकल नजरिया भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कुछ अच्छी कुछ खराब कुछ बुरी खबरें भी हैं इस कंपनी के लिए कर आती हुई नजर आ रही हैं। केवल अगर आप जोखिम ले सकते हैं, अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें उतरें। 33 रुपये का स्टॉप लॉस बताया गया है, 46 रुपये तक अपसाइड तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये थी रिलायंस पावर के बारे में वो सारी जानकारी जो एक इन्वेस्टर जानना चाहता है, रिजल्ट्स कैसे रहे, क्या परेशानियां हैं, किस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स हैं कंपनी के लिए, वो तमाम चीज़ें आज संदीप जी ने हमें बताई। ऐसे ही तमाम स्टॉक्स के लिए उनके बारे में एक एक्सपर्ट राय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और मनी 9 को देखते रहें। नमस्कार।